हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बच्चों, फिजिक्स फर्स्ट पेपर में हम लोग वैसे तो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन फिजिक्स फर्स्ट पेपर में मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड वाला लेसन है, गतिमान आवेश और जो चुंबकीय क्षेत्र, उसमें कुछ टॉपिक्स आपकी बची हुई है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स बची हुई है मैं आज टॉपिक्स को आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत जो 2-4 रीडिंग बची हुई है वो कोर्स भी आपका बिल्कुल फिनिश हो जाए। ठीक है, अगर इसको पढ़ाने के बाद भी अगर कोई टॉपिक बची होगी तो आप जरूर उसको बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक्स अभी बची हुई है, तो मैं उसको जरूर से आपको बता दूंगा, उसके PDF भी सेंड कर दूंगा और उसकी संबंधित वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बच्चों, इस लेसन में हमें पढ़ना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिशील है, तो हम इसके लिए मान लेंगे कि कोई एक आवेशित कण है और उस पर आवेश कितना है, Q है। ये हमारी टॉपिक हो गई आज। आवेश हमने मान लिया कि जो आवेश है वो कितना है, Q है। इस आवेशित कण का जो वेग है वो कितना है, V है। आवेशित कण का वेग जो होगा V। और जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, B। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। तो यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो उस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है। तो मान लीजिए कोई एक आवेशित कण है जो इस डायरेक्शन में गतिशील है और ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये Z अक्ष या Y अक्ष हो गया। यहाँ पर कोई एक आवेश है, ठीक है, तो हम इसको माने ऐसे, खुली किताब की तरह से हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया B और इसके वेग की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ये कोण थीटा है और इस डायरेक्शन में उलट हो जाएगा वो B sin थीटा हो जाएगा। यहां पर एक आवेशित कण प्लस Q। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से इस पर लगने वाला बल ये हो जाएगा। तो अगर कोई आवेशित कण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल v वेग से गतिशील है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वह निम्न बातों पर डिपेंड करता है। किन बातों पर? पहला, ये जो चुंबकीय बल दिख रहा है यार, वह इस आवेश के परिमाण, यानी चुंबकीय बल आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि हम इसे दिखा सकते हैं कि जो पहला नंबर कि जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल आवेश के परिमाण यानी कि Q के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती
होता है। चुंबकीय बल जो है वह आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना ही ज्यादा आवेश का परिमाण होगा उस पर लगने वाला बल भी उतना ही ज्यादा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो F है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q। या प्रोपोर्शनल क्या हो गया, Q। आवेश का परिमाण जितना ज्यादा लगने वाला बल उतना ज्यादा। ये जो आवेश है, ये जो आवेश है वह जिस वेग से गतिशील है, जिस वेग से गतिशील है उसके वेग की जो लंबवत घटक है, उसके वेग का जो लंबवत घटक है, या फिर कह सकते हैं अगर ये सब कुछ गायब कर दीजिए, इसके बीच का कोण थीटा ले लीजिए, वेग से गतिशील है, तो आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर आवेश के वेग के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि यह है चुंबकीय बल आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये हो जाएगा कि यह प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना तेजी से वो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होगा उस पर लगने वाला बल भी उतना ज्यादा कार्य करेगा। और तीसरा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण यानी कि V के अनुक्रमानुपाती होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण V के भी अनुक्रमानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जितना ज्यादा होगा उस पर लगने वाला जो बल होगा वो उतना ही अधिक होगा। अर्थात कि यह प्रोपोर्शनल टू B। इसके बाद एक और बचा हुआ है कि ये जो आवेशित कण का वेग है और जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है, आवेशित कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला जो कोण है वह उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, वह उसके भी क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो चौथा नंबर हम लोग का है कि यह कण के वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल क्या, साइन थीटा, यानी कि उसके बीच में जो कोण बन रहा है आवेशित कण के वेग और जो चुंबकीय क्षेत्र उसके बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण के भी वह अनुक्रमानुपाती है। तो अब इन चारों नियमों को यदि मिला दिया जाए, तो चारों नियम बने हैं, तो हमें मिलेगा कि F प्रोपोर्शनल Q V B और साइन थीटा, F इक्वल टू Q V B और साइन थीटा। अब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह इक्वल हो जाएगा K Q V B और साइन थीटा, F इक्वल टू K Q V B साइन थीटा। अब प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया गया है कि अगर सभी के मात्रक MKS पद्धति में लिए जाए, बल भी MKS पद्धति में है, Q का मान भी MKS पद्धति में है, V का मान भी MKS पद्धति में है, B का भी मान MKS पद्धति में है, तो ऐसी दशा में जो K है, जो नियतांक है K, इसका मान 1 होगा।
1 होता है। तो MKS इकाई K = 1, इसलिए F = QVV और ये साइन थीटा। तो अगर कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गतिशील है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल का परिमाण होता है वह F = QVV sin थीटा के बराबर होता है। बच्चों हमको इसको सदिश रूप में लिखना है। अगर इसको आपको सदिश रूप में लिखना है तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो इसी सूत्र को अगर हम लोग को सदिश रूप में लिखना है, सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में हो जाएगा वेक्टर F = Q और ये V अक्रॉस B। ये सदिश रूप में चुंबकीय बल के परिमाण का सूत्र है कि वेक्टर F = Q ब्रैकेट में हो जाएगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इस सदिश रूप में ये केवल चुंबकीय बल है। कभी कभी इसे लारेंज बल भी समझ लिया जाता है, जबकि लारेंज बल अलग होता है, चुंबकीय बल अलग होता है। ये हमारा अभी केवल चुंबकीय बल है, हम लोग लारेंज बल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग की हेडिंग है अगले चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चालक है और इस चालक में क्या है कि धारा I बन रही है, स्मॉल I द्वारा इसमें प्रवाहित हो रही है। चालक की जो लंबाई है वो है स्मॉल l, स्मॉल l लंबाई का चालक ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, रखा हुआ और थीटा कोण बना रहा है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है, तो इस पर एक बल लगता है और वह बल है कौन, F। यानी कि इसमें धारा बह रही है I, इस चालक में जो धारा बह रही है वो I है, इसकी लंबाई स्मॉल l है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर यानी चुंबकीय क्षेत्र और धारा है, इस लंबाई के लंबवत एक बल लगने लगता है। उसी बल का परिमाण करना है। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी भी धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वह F कि बल F धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल F है वह चालक में बहने वाली धारा की क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी कि F∝I। यानी किसी धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उसमें जो धारा बहती है वह लगने वाला जो बल है वह उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। यानी जितनी ज्यादा धारा उसमें प्रवाहित होगी उस पर लगने वाले बल का मान होना ही ज्यादा है। ठीक है। दूसरा जो नंबर है
कि जो बल F है वो चालक जो लिया गया है, वह चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उस चालक की लंबाई के अनुपातिक होता है। यानी F प्रोपोर्शनल किसके, यह हो गया। तीसरा यह यानी कि बल जो है यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो उसके परिमाण पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो बल F है वह जितना ज्यादा चुंबकीय बल होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, बल नहीं क्षेत्र, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर लगने वाले बल का परिमाण भी उतने ज्यादा होगा। यानी कि F प्रोपोर्शनल टू B। अब देखिए जो चालक है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते रखा गया, इसका मतलब है कि वह थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है, लंबवत रखा है, पैरेलल रखा है, कैसे रखा है। तो चालक पर जो लगने वाला बल होता है वह चालक की लंबाई यानी चालक में जो धारा बह रही है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या के अनुपातिक होता है। तो चौथा है F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये चार बात पर डिपेंड कर रहा है, जैसे इसके पहले चार बात पर डिपेंड कर रहा था कि जो बल है वह धारा के समानुपाती अनुपातिक है, यानी F प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा जो है F प्रोपोर्शनल टू L है, यानी कि जो चालक खंड की लंबाई है उसके अनुपातिक है। और तीसरा F प्रोपोर्शनल टू B है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उसके भी अनुपातिक है। और चौथा जो आपका है F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि चालक खंड की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसके बीच बनने वाले कोण की क्या है, अनुपात। तो अब चारों नियमों को मिलाने पर तो चारों नियमों को मिलाने पर यह प्रोपोर्शनल टू I B L sin थीटा। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, I B L और कितना हो गया sin थीटा। तो यहां भी एक कांस्टेंट K है। इस कांस्टेंट K का जो मान होता है वो फिर से अगर हम सभी को MKS पद्धति में रख दें, सभी क्या करें MKS पद्धति में रख दें, तो अगर MKS पद्धति में रख दिया जाएगा तो जो K की वैल्यू होती है वो 1 प्राप्त। तो MKS इकाई MKS पद्धति या इकाई के लिए पद्धति के लिए तो MKS पद्धति के लिए जो कांस्टेंट K है इसका मान 1 होता है, इसलिए F इक्वल टू I B L sin थीटा। ये I और sin का है। कुछ स्पेशल कंडीशंस यहां पर हो सकती हैं। स्पेशल कंडीशंस का मतलब है कि अगर मान लीजिए जो चालक तार है वह चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर रखा हुआ है। अगर जो चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है तो ऐसी दशा में चालक पर कोई बल नहीं रहेगा, क्योंकि ये साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 अंश हो जाए, यानी यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाए तो साइन 0 अंश का जो मान होता है वो हमेशा 0 होता है। तो इसलिए F इक्वल टू I B L और ये हो जाएगा साइन 0, तो I B L और 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा। ठीक, अगर लंबवत रख दिया जाए परपेंडिकुलर तो ऐसी दशा में साइन अपने समान सबसे अधिक होता है, तो ऐसी दशा में उस पर लगने वाला जो बल का मान होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच
तारों के बीच आरोपित बल। दो समांतर धारावाही तारों के बीच आरोपित बल। दो समांतर धारावाही तारों के बीच आरोपित बल। अब ये दो समांतर धारावाही तार कैसे कैसे हैं? मान लीजिए कि ये तार एक हो गया और ये दूसरा तार हो गया, ठीक। ये दो तार हो गए, ये हो गया तार नंबर 1, तार नंबर 2। दोनों तारों में धारा अभी मान लीजिए सेम डायरेक्शन में बह रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। एक में धारा I1, एक में धारा I2। इनके बीच की डिस्टेंस है D। इनके बीच की डिस्टेंस है D। तो जब तार में धारा I1 बह रही है, इस तार में धारा I1 के कारण ये D है, दूरी D है, यहां है। तो I1 धारा के कारण, यानी पहले तार में धारा के कारण दूसरे तार के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, कितना? B1 मिलेगा। अब इस B1 की डायरेक्शन किधर है? B1 की डायरेक्शन किधर है? धारा बह रही है ऊपर, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, दाएं हाथ ना, लेफ्ट, दाएं हाथ, राइट हैंड। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार कि यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, फैली अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए धारा ऊपर बह रही है, अंगूठा ऊपर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में यहां पर निकालना है, तो ये किधर हो गया? कागज के तल के लंबवत मीटर। इसका मतलब है कि इसके किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत नीचे हो जाएगा, तो B1 का मान निकलेगा। इसी तरह से धारा इसमें I2 बह रही है और हमें 1 के किसी बिंदु पर निकालना है, तो धारा ऊपर, ये बिंदु इधर हो गया, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब है कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर जाएगा। अब हमें फोर्स निकालना है कि यहां पर फोर्स कितना लगेगा, यहां पर कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों देखिए ये रूल, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, धारा ऊपर बह रही है, तो लगने वाला बल क्या होगा? इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा। या अगर हम बल अंगूठे की दिशा में करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। कैसे कर दिया जाए? धारा ऊपर बह रही है, बल ऊपर लगना है और चुंबकीय क्षेत्र नीचे लगना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र ए हो गई धारा की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये धारा ऊपर की तरफ, तो बल इधर हो गया। ये बल इसका इस डायरेक्शन में लगेगा और जो इसका बल लगेगा इसके कारण वह इस डायरेक्शन में लगेगा। ये दूसरे के कारण पहले पर F12 और यह F21। F12 का मतलब देखिए क्या है? अगर F12 है और F21 है, जिसका मतलब पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल कहा जा रहा है, और 21 है जिसका मतलब दूसरे के कारण पहले पर, पहले कारण दूसरे पर लगने वाला बल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे B1 का मान, कि B1 का मान कितना होगा। तो B1 का मान यानी कि धारा I के कारण, यानी कि I1 के कारण तार 2 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1 बराबर μ0/2 पाई और I मान D। ये
ये सूत्र है कि अगर कोई अनंत लंबाई का एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग में आप पहला पढ़े होंगे, एम्पियर के परिपथी नियम का जो अनुप्रयोग से पहला आएगा, कोई अगर तार है जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो अतः तार 2 के यल लंबाई पर लगने वाला बल, तो F तार 2 के लंबाई पर F21 पहले के कारण लगा, I2 B1 और L और साइन थी। अब ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा का मान तो 90 डिग्री क्योंकि लंबवत है, तो हो जाएगा F21 बराबर I2 गुणे ऊपर जाएगा म्यू 0/2 पाई I1/T और इसका मान 1। इसका मतलब है F21 बराबर म्यू 0/2 पाई और I1 I2/T। ये पहले तार में प्रवाहित धारा के कारण दूसरे तार पर लगने वाला बल हो गया, ठीक है, और इनटू यल। इसी प्रकार जो तार नंबर 2 है उसके कारण तार 2, इसी प्रकार I2 के कारण तार 1 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दे जाएगा B2 बराबर कितना, म्यू 0.2 पाई I2 का कितना D। इसलिए तार 1 पर लगने वाला बल F12 बराबर हो जाएगा I2 गुणे I1 गुणे B1 L और साइन कितना 90 डिग्री हो गया, या F12 बराबर I1 गुणे म्यू 0/2 पाई और I2 और इंटू यल, इसका मान 1 क्या बटे D। ये अब मिलेगा हमें कि F12 बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2/D और इंटू यल। तो जो देखिए जो दोनों सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, ये दोनों के दोनों सूत्र क्या हैं, परिमाण में बराबर है, बस दिशा में क्या है विपरीत। परिमाण में बराबर, दिशा में क्या है विपरीत। तो परिमाण अगर बराबर है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या F इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 D और इंटू यल, या तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये हो जाएगा F/L म्यू 0/2 पाई I1 I2/D। यह तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र, ठीक है। तो बच्चों जब ये तार में जो धारा होती है, अगर धारा की डायरेक्शन एक ही हो तो दोनों में आकर्षण बल लगता है, अगर धारा की दिशा विपरीत हो तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। इसमें एक चीज और बचा हुआ है, एम्पियर की परिभाषा।
एम्पियर की परिभाषा। तो एम्पियर जो है वह वैद्युत धारा का मात्रक है और वैद्युत धारा एक मूल राशि है। इसका मतलब है कि एम्पियर क्या है, एक मूल राशि। ये मूल राशि है, इसकी परिभाषा हम देते हैं कि सूत्र F बराबर न्यू 0/2 पाई I1 I2/d और इंटू L। तो यदि हम दिखा दें कि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और म्यू 0 बराबर कितना 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, एम्पियर टू मीटर, और यल बराबर 1 मीटर हो, डी बराबर भी 1 मीटर हो, तो F इक्वल टू 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7/2 पाई। इसका मतलब है कि F इक्वल टू कितना मिलेगा 2 × 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। तो अगर कोई चालक तार है, अनंत लंबाई का है, यानी 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह वैद्युत धारा होती है जो अनंत लंबाई के 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 परस्पर समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित कर दे तो प्रवाहित धारा का जो मान होता है वह 1 एम्पियर के बराबर। तो बच्चों इस लेसन में अगर कुछ भी और आपका बचा हुआ है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और बाकी ये लेसन जो है आपका समाप्त हो गया, जो पीछे छूटा हुआ था।